नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात भी हो गई है करना, क्योंकि लगातार कांग्रेस जो है इस यात्रा के माध्यम से एक लंबा सफर तय कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा से क्या कांग्रेस में आएगी नई ऊर्जा? क्या राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को फिर से मजबूत कर पाएंगे? ये सवाल भी सभी के मन में जो है इस वक्त चल रहा है। और इस खबर पर विस्तार से आगे बढ़ते हैं कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है और इस यात्रा को जनता से भारी समर्थन भी मिल रहा है। राहुल गांधी को लोगों से मिल रहे जबरदस्त रिस्पांस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जन समर्थन आगामी चुनाव को लेकर खतरा भी बन सकता है। लेकिन अभी तक यह यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करती हुई भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक इस यात्रा में लोगों का भारी हुजूम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ देखा जा रहा है। बीजेपी की जोरदार खबर लेते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा है कि भाजपा के जो नेता प्रवक्ता मंत्री कहते थे कि कांग्रेस खत्म हो गई है और 24 घंटे राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रचते थे, अब वही नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सदमे में आ गए, क्योंकि इस यात्रा को लोगों का जो है शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिख रहा है। और भी हम बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। उससे पहले राहुल गांधी का ये एक वीडियो आप देखिए। How can a country that is divided be successful? It is impossible. The absolute first task that we have to do, and every single Indian is responsible for this. We have to bring India together once again. We have to bring all our communities, all our religions, all our people, all our states together. And we have to say that enough. This is not many countries. This is not many religions. This is not many castes. This is first one country. जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी का ये वो वीडियो है जिसमें वो जनसंवाद के दौरान बहुत मजबूती से अपनी बात को रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस की वही ताकत जो है एक तरह से कहेंगे जो खोई हुई ताकत थी, अभी से कुछ दिन पहले देखने को मिला। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखे थे, और इसके बाद उस कश्मकश के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत देखी गई। और लगातार आज 7वां दिन है और इसी मुद्दे पर हम जोड़ेंगे हमारे साथी सहयोगी हैं तुषार, क्या कुछ अपडेट है इस यात्रा को लेकर? बिल्कुल शोभित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है जनता को पूरा समर्थन इसको यात्रा को दिया जा रहा है, और जो जितने भी मतलब जहां पे कांग्रेस पार्टी है उन तमाम मुख्यमंत्री जो हैं इस यात्रा को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और साथ ही इस भारत जोड़ो यात्रा को पूरे तरह से अपना समर्थन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज यात्रा का 7वां दिन है और 7वें दिन ये यात्रा केरल पहुंच गई है, और साथ ही आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं या बीजेपी नेता हैं उनकी तरफ से भी बयान साधे जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि तुषार ने बताया, ये अभी का अपडेट है कि 7वें दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है और केरल में वो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी अभी भी उस यात्रा को अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यात्रा से शुरू होने से पहले एक बात निकलकर सामने आई थी। वो बात ये थी कि राहुल गांधी बीच बीच में जुड़ेंगे इस यात्रा में, लेकिन 7वां दिन है और 7वें दिन जो है राहुल गांधी इस यात्रा के साथ लगातार कदम से कदम मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। और जबरदस्त रिस्पॉन्स, जिस तरह के वीडियो भी दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार बच्चों को भी अपनी यात्रा में जोड़ते हुए दिख रहे हैं, बच्चों को दुलारते हुए भी दिख रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए देखे जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में। सर, जिस तरीके से बात कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस की यात्रा जो है ये टाटा फिस हो जाएगी और लगातार एक ये जुमला ही साबित होगी, लेकिन कुछ तरीके से 7वें दिन में आज यात्रा प्रवेश कर चुकी है और लगातार जिस तरीके से इस यात्रा को जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ये यात्रा शुरू हो रही थी तो हमने भी तंज कसा था, हम इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमको ये लग रहा था कि अब जब अंदर से ही कांग्रेस इतनी बिखरी हुई दिखाई देती है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस को पहले खुद अंदर से मजबूत किया जाए और फिर इस तरह की यात्रा पर निकला जाए। पर फिर हम जो देख रहे हैं पिछले 7 दिनों से, उस नज़ारे को देखते हुए हमको ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, या ना हमको कोई वो
हिचकिचाहट होनी चाहिए कि हम थोड़ा आकलन जो है हमारा वो ठीक नहीं था। ये जो यात्रा इन्होंने निकाली है, इससे अपने आप ये लग रहा है कि कांग्रेस अंदर से जुड़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस अंदर से जुड़ती जा रही है। एक तरह का परीक्षण हो रहा था, होना शुरू हुआ था, जो अभी 7 दिन से हम देख रहे हैं कि क्या लोग जुड़ेंगे, क्या साथ में लोग आएंगे। तो अब तक तो हम देख रहे हैं जो वो ये है कि बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ वो भी जो उस दिन खबर हमने पहले दिन चलाई थी कि भाई, अब सुना था उस समय कि ये शायद बीच बीच में जुड़ते रहेंगे राहुल गांधी, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। वो लगातार इसमें जुड़े रहे हैं और साथ ही में चल रहे हैं। तो ये हमने उस दिन भी कहा था कि अगर हमेशा सतत अविरत रूप से अगर वो यात्रा से को शुरू करने से लेके यात्रा के अंत तक अगर वो यात्रा में रहे, तो उसका एक बेनिफिट पार्टी को बहुत बड़ा होगा। जो हम देख भी रहे हैं अभी कि कहीं वो बीच में जा नहीं रहे हैं, उसी यात्रा के साथ चल रहे हैं, और उसका लाभ जो है पार्टी को अभी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी जो प्रतिक्रिया है वो हम ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ प्रवक्ता है, अब वो ये निवेदन दे रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन है कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। वो तो ठीक कहेंगे, चलिए उनके, पर ये कह रहे हैं कि इससे देश की अभी की जो केंद्र की सरकार है इसको गिराने की कोशिश है, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश है और हिंसा फैलाने की कोशिश है, और उसी के जरिए सरकार गिराने की एक साजिश है, ये कहा जा रहा है। ये जो है ये दर्शाता है कि ये 7 दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से चिंतित हो चुकी है। तभी इस तरह के बेबुनियाद आरोप और इस तरह की बातें की जाती है उनकी ओर से, जब वो अंदर से थोड़े बौखला जाते हैं। उनको जब कोई ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलता जिसको सामने रख के वो बात करे या निंदा करे या टिका करे या टिप्पणी करे, तब ये बेबुनियाद बातें जो है लेके आ जाते हैं, जो तर्क संगत कभी होती नहीं है, लेकिन सिर्फ उछालने के लिए होती है, उछाल देते हैं। तो ये उछाल रहे हैं अभी कि इससे हिंसा फैल जाएगी, इससे सरकार जो है उसको अस्थिर करने की कोशिश की जा रही। मतलब ये समझिए शोभित जी कि अब ये होता हुआ हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रवर्तमान सरकार की नीतियों को या उनको उनके विरोध में अगर की जाए, तो वो जो है अब धीरे धीरे हो रहा ऐसा है कि उसको अब राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। मतलब अगर कांग्रेस की यात्रा भी जो है, तो अब वो कहीं कल हो सकता है ये बयान भी आ जाए कि ये तो देश, अब वोट तो दिया, देश को तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन राष्ट्र विरोधी भी बताया जा सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी ऐसी टिप्पणी, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा विरोध, या तो ये कुछ नहीं है, लेकिन कोई सिर्फ अपनी बात रखना चाहे, जो उसका मत हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन अगर वो सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को अगर चूभ जाता है, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। उस दिशा में हम बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। तो ये हो रहा है, लेकिन यात्रा जो है कांग्रेस की, भारत छोड़ो यात्रा, ये अपने आप में अभी तक जो हम देख रहे हैं सफल होती हुई। और जैसे मैंने कहा कि भारत तो भारत कितना जुड़ेगा हमको नहीं पता, लेकिन कांग्रेस को अंदर से जो है अपने आप एक ताकत इस यात्रा से मिलती हुई नजर आती है। अब वहाँ एक और मुद्दा राजस्थान में शुरू हो गया है, सचिन पायलट वाला, ठीक है, कि भाई अशोक गहलोत को कि वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे कार्यकर्ता, और किसी ने कुछ फेंका वेका, और उसके बाद सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे, और सचिन पायलट को अब फिर से कुछ समर्थक वहां पे जो है उनके, वो मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। ये मैं मानता हूं, जहां तक मेरी जो समझ है, जानकारी है, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की ही कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है। क्योंकि सचिन पायलट इस समय मैं नहीं मानता कि वो अब इस समय ये चाहेंगे कि इस तरह का कोई मुद्दा जो है फिर से उठे और उनका पार्टी में कोई स्थान जो है, अभी वो एक विवाद पिछले साल हुआ था, उसके बाद चीज़ें जो है ठीक कर दी गई। अब फिर से इस समय वो उस तरह की कोई बात चाहे, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह के कुछ अपने ही लोग भेजें, क्या किसको पता। अब जो बोल रहे थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, नहीं थे, किसको पता नहीं, लेकिन मुद्दा बन गया। अभी राष्ट्रीय चैनल डिबेट कर रही है सब कि भाई सचिन को सीएम बनाने की मांग हो रही है। तो ये एक इस तरह की बातें जो है, इस तरह के कुछ नोटोरियस काम जो है वो होते हमको दिखाई देंगे। राजनीति में ये सब चलेगा,
पर यात्रा जो है ये अब जैसे जैसे आगे बढ़ती है, 7 दिन तो बड़े अच्छे गए हैं, अब ये तो 5 महीने का पूरा एक दौर चलेगा। अब देखते हैं 5 महीने पूरे होने तक ये यात्रा जो है क्या रंग लाती है, और हम तो डे बाय डे उसका आकलन करते रहेंगे, तो समझते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से जब ये यात्रा की शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस पार्टी अस्तित्व विहीन की कगार पर खड़ी हुई थी, और निश्चित ही तौर पर अन्य पिछले जो कार्यक्रमों की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस की उससे पहले महंगाई को लेकर एक दिल्ली में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया राहुल गांधी ने, तो उसमें भी एक हुजूम देखने को मिला। वो हुजूम ये कयास लगाए थे कि वो जबरदस्ती बुलाया गया है या अपने अलग तरीके के एक जो उसको लेकर एक तरीके होते हैं उनको अपनाया गया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से शुरुआत हुई उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे कर डाले और तमाम दावे भी किए कि ये जो यात्रा है वो नहीं चल पाएगी, राहुल गांधी जो है बहुत सॉफ्ट है, वो नहीं चल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से डे 1 की अगर हम बात करेंगे, एक बड़ा हुजूम इस यात्रा के साथ में जो है देखा गया है, और 7वां दिन है, जिस जिस जगह से होके निकल रहा है वो हुजूम की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो निश्चित ही तौर पर कांग्रेस का मनोबल तो बढ़ा है, लेकिन बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम दावों का क्या हुआ जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में बोला था कि लगातार ये हवा निकल जाएगी, राहुल गांधी सॉफ्ट है, नहीं चल पाएंगे। लेकिन उसको, इन सब बातों को झुठलाते हुए जो है राहुल गांधी कदम से कदम मिलाते हुए देखे जा रहे हैं। क्या गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव में भी इसका असर कह सकते हैं कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस पार्टी क्या मजबूत रास्ते पर चलती हुई दिखेगी? देखिए, बहुत जल्दबाजी होगी अगर ये कुछ इस बारे में हम बोल दें अभी, क्योंकि जैसे मैंने कहा 7 दिन ही देखे हमने इस यात्रा के, 7 दिन से हो रही है। अब वो आगे जैसे बढ़ती है तो क्या इसी जोश और इनका जो अभी दमखम दिख रहा है वो आगे रहेगा? अगर रहता है तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ जो कुछ 12 राज्यों से गुजर के ये यात्रा निकलेगी और 2 केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज है, तो अब वो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए इसका स्वरूप क्या रहता है, इसका दमखम बना रहता है कि नहीं बना रहता है। लेकिन ये जो है ना, ये कहा आपने कि सॉफ्ट है, नहीं, वो सॉफ्ट नहीं है भाई साहब। हमने देखा हुआ है 2017 में वो आते थे गुजरात चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आते थे, तो उन्होंने उस समय जो है नया एक चलन शुरू किया था, वो देवस्थानों पे जाते थे, अलग अलग देवस्थान पे जाएंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, और जनऊधारी पंडित वाला बयान भी उस समय का बहुत उनका प्रख्यात हो चुका है। तो सौराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध धर्मस्थल है, देवस्थान है, माता जी का एक बहुत बड़ा बहुत श्रद्धा है लोगों की। लोग जो हैं 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर चल के ध्वजा लेके वहाँ जाते हैं और अपनी, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मन्नत ही मांगना है, लेकिन हर पूर्णिमा को ये होता है। जो चोटीला में चामुंडा देवी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, और वो छोटी सी हिल पे है। उस हिल पे चढ़ने के लिए जो है, हालांकि इतनी बड़ी हिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि चढ़ाई जो है सीधी है, घूमते हुए नहीं है। तो कुछ 300 से ऊपर उसके जो है स्टेप्स हैं, 300 से ज़्यादा ही हैं, पर वो 300 स्टेप चढ़ने में आमतौर पर अगर कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति हो तो उसको कम से कम 1 से सवा घंटा लगता है। राहुल गांधी जिस फुर्ती से चढ़े और उतरे थे 45 मिनट में, उस पर बड़ी डिबेट हो गई थी कि ये, किसी ने कहा कि ये आंकड़ा गलत दिया गया है, लेकिन जो हमारा रिपोर्टर था वहाँ पे, उसने खुद वो रहा था, मतलब वो चढ़ नहीं पाया उस गति से और ना उतर पाया, तो उसने कहा कि सर एग्जैक्टली 45 मिनट। तो शारीरिक रूप से तो मैं मानता हूँ कि अगर फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो राहुल गांधी से फिट पॉलिटिशियन आज की स्थिति में इस देश में कोई नहीं है। हालांकि वो कभी अपनी फिटनेस रिजीम के फोटो वोटो या वीडियोस नहीं लगाते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं ना, वो चलते हैं कुछ अलग अलग जगह पर, ये सब जो करते हैं वो राहुल गांधी नहीं करते हैं। और पर देखो, उनको तो वो बड़े फिट हैं, तो मुझे लगता है उनका जिम ट्रेनिंग जो है बहुत बढ़िया रहता होगा, और क्योंकि वो फिजिकली पे देखो तो भले बिल्कुल स्नायुबद्ध शरीर है, भले हाइट उनकी मध्यम है, तो फिजिकली तो फिट है। मेंटली टफ कितना हो सकते हैं इससे आगे, ये एक समझने वाली बात होगी। मुझे लगता है मेंटली टफ तो होगा जिस आदमी का इतना मजाक उड़ाया गया उस देश में। मतलब कि राहुल गांधी, एक दौर ऐसा था कि ये इन्होंने कह दिया ये पप्पू है, और फिर पप्पू उनके, और उन्होंने एक बार बोला भी था संसद में, आपको अगर याद हो तो, कि मुझे ये सब कह के मेरा अपमान किया जाता है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, पर मैं इन सब चीज़ों से विचलित होने वाला नहीं हूँ। तो मेंटली टफ तो है, अदरवाइज कोई आदमी अगर राष्ट्रीय मजाक बन जाए पूरे तौर पे, और फिर भी जो है वो इस दमखम के साथ अगर निकलता है, तो मुझे लगता है मेंटली भी टफ है। बस उनको ये करने की ज़रूरत है कि जो
ये जो दबा लगा है ना कि ये एक परिवार की पीढ़ी बन चुका है ये पक्ष, उससे उनको अपनी पार्टी की छवि जो है उसको ठीक करना पड़ेगा। और चाहे वो रह सकते हैं, देश के बड़े नेता बन सकते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता बन सकते हैं, रह सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन पार्टी का संचालन जो है वो किसी नॉन गांधी के हाथ में जाए, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक ये ठप्पा लगा रहेगा और नरेंद्र भाई उनकी बजाते रहेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ती है, देखते हैं। अभी तक बिल्कुल सही जा रही है, आगे भी अगर सही जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो रात की नींद है, एक तरफ से आम आदमी पार्टी हराम करके बैठी है, वहाँ नीतीश कुमार जो है वो पीछे पड़े हैं, और ये अगर यात्रा अच्छी तरह से आगे बढ़ती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग मोर्चे पे लड़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, अब तक क्या था, वो डिवाइड एंड रूल वाला मामला था, जो बात कर रहे जैसे हम अभी उनको अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग मोर्चों पर लड़ने के लिए। तो ये अगर बढ़ती है, आगे देखते हैं किस तरह से चलती है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ हुजूम चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के साथ में, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वादे और तमाम दावे जो है उस हुजूम के कदम के आगे धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। पार्टी को मजबूत करने के लिए सीएम केजरीवाल ने गुजरात में बड़े वादे किए हैं जनता से, और क्या प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में सेंध लगाने का काम कर सकती है आम आदमी पार्टी? ये भी सवाल इस समय गुजरात की राजनीति से जुड़ा हुआ है और बहुत ही मुखरता से इस पर बात करने की भी जरूरत है। खबर के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि इस साल के अंत में गुजरात में विधानसभा का चुनाव होना है और आगामी चुनाव में आपने अपनी पूरी ताकत झोंक कर इस मामले को त्रिकोणीय मामला बना दिया है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना पूरा फोकस जमाया हुआ है और अभी तक गुजरात में दो बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन आपके आने के बाद यह पूरा मामला जो है अब पूरी तरह से त्रिकोणीय बन चुका है। गुजरात में आपका पूरा टारगेट है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गढ़ में सेंध लगाए। यह बात साफ है कि दिल्ली और पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी जो है अब गुजरात के लोगों के सामने भी उसी रणनीति के हिसाब से अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। गुजरात में आप मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और अच्छी शिक्षा पर जोर देती हुई भी नजर आ रही है, और ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर आम आदमी पार्टी यहां मुख्य विपक्षी पार्टी भी बन जाती है तो गुजरात में आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में इसका बड़ा फायदा भी मिलेगा। इसी मुद्दे पर हम जुड़ेंगे, हमारी साथी सहयोगी हैं मानसी, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा शोभित जी कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने और अभी तक गुजरात में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की ही टक्कर हुआ करती थी, लेकिन अब पहली बार होगा कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब के बाद अब यहां पर अपना जो नेता अपना आजमाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो आम आदमी पार्टी है जो हर जगह यही बोलती है कि मैं मुफ्त सुविधा दूंगा, ये करूंगा, तो इसके साथ ही उन्होंने गुजरात में भी ये वादा किया है कि वो किसानों के लिए जो एमएसपी गारंटी देंगे और इसके साथ 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, और साथ ही ये भी कहा है कि उनको 12 घंटे बिजली भी देंगे, और साथ ये भी उन्होंने जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए ये भी कहा है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब की तरह गुजरात में भी आपकी सरकार बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मानसी ने ना, ये होगा कि गुजरात में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखेगी। खैर ये तो जो है चुनाव नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी से। सर, आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि गुजरात चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा नेताओं के बयानों में भी जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के CR पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, 182 की बात बोल रहे थे। 182 सीटों पर 182 आंकड़े हमें मिलेंगे, और मुख्यमंत्री बदलते ही भूपेंद्र भाई पटेल हैं, उन्होंने कहा था 182 सीटों में हमने 151 जीतेंगे, और इसके बाद में फिर परिवर्तन देखा गया। अमित शाह ने कहा है कि 2/3 यानी कि 121 सीटों का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो भी उस ग्राफ के साथ आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के वादे जो हैं और उनकी वोट की जो है सीट प्रतिशत है वो भी लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, अब मैं चाहूंगा, अगर हम कोशिश में थे कि इनके जो ये निवेदन थे अगर हम लोग सुना पाए, मुझे पता नहीं हम बाइट काट पाए नहीं काट पाए, हमको पता नहीं। अभी अगर है अवेलेबल तो सुनाना जरूरी है, क्योंकि हम कह रहे इसलिए नहीं, लोग देख सके कि ये बोले हुए। तो मुझे याद है कि जब CR पाटिल साहब जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने जो है बहुत जोश में आके, जब उस स्थानीय इकाई के चुनाव हुए और उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, कोरोना काल के दौरान की बात है ये, तो उस प्रदर्शन के बाद उन्होंने जो है बड़े
जोश में आके कहा था कि 100 आउट ऑफ 182 बीजेपी विल विन 182 सीट्स, मतलब सभी के सभी सीटें हम जीत लेंगे। ये बड़े उन्होंने जोश से कहा था, छाती फुला के, एकदम सीना तान के। फिर ये हो गया कि कोरोना में कार्यकाल अच्छा रहा नहीं उस सरकार का, तो रूपाणी साहब समेत पूरा मंत्रिमंडल जो है उनको कह दिया कि आप भैया घर बैठ जाओ, नए लोग आएंगे, कुछ चेहरा बदल दिया जाएगा, एक फ्रेशनेस जो है वो दी जाएगी, और ताकि फिर से इनको लोगों का भरोसा हम पर आ सके, बैठ सके। तो विजय रूपाणी जब जा रहे थे, उससे पहले की बात है, विजय रूपाणी का निवेदन जो है वो ये था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस सीट जीतेंगी ही जीतेंगी मिनिमम, ठीक है। अब ये उसके बाद वो घर चले गए, उनको घर बिठा दिया गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता है 150 प्लस के, मैं बताऊं तो राजनाथ सिंह बोले हुए हैं, योगी आदित्यनाथ बोले हुए हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जो आज जब उनको गुजरात के बारे में पूछा गया, गुजरात आए थे, सब बोले हैं कि मिनिमम 150 प्लस करेंगे। और 150 प्लस इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है, मैं पहले से कह रहा हूं कि गुजरात में सिर्फ एक ही बार हुआ था 1985 में, ठीक है। वो ये हुआ था कि जब गुजरात में कांग्रेस ने माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटें जीतती थी, वो अब तक कोई नहीं कर पाया। नरेंद्र भाई अगर इतने लोकप्रिय हैं, अब है वो उसमें भी कोई दो राय नहीं, वो है, बिल्कुल है, लेकिन गुजरात में नरेंद्र भाई कभी 130 को भी नहीं छू पाए, समझ रहे हैं मेरी बात को, और वो सीटें कम होती जा रही है उनकी। तो उस स्थिति में अब ये अगर साबित करना हो कि भाई नरेंद्र भाई का गृह राज्य है, और नरेंद्र भाई के गृह राज्य में अगर माधव सिंह सोलंकी का 1985 का अगर रिकॉर्ड न तोड़ा जाए, कभी टूटे ही नहीं, तो फिर उस लोकप्रियता का क्या मतलब बनता है। जो जिसके गाना जो है गाना बजा रहा है, सब गाना बजा रहे हैं उस चीज़ का, आप सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, छाती फुला के सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, लेकिन 150 तक कभी पहुंच नहीं रहे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। पर अब क्या हो रहा है देखिए, अब कल अमित भाई अहमदाबाद थे, गुजरात के दौरे पे थे, अब वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी 2/3 मेजोरिटी से चुनाव जीत जाएगी। अब 2/3 कितना होता है, 182 का 2/3 करो तो 121.33 होता है, मतलब कि कोई 121 बैठक। तो अब वो बात कर रहे हैं कम होता होता आ गया अभी 121 बैठक पर। तो ये हमेशा रहा है, एक बार उन्होंने ये बोल दिया था कि आने वाले 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी, ये भी बोला हुआ है। तो ये अब पता नहीं, ये क्योंकि बड़े मैच्योर लोग हैं, बड़े संजीदा लोग हैं, पर फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि ये लोग भांग पी के बोल रहे हैं क्या, कि कुछ भी बोल दिया और हो गया। तो ये मुझे लगता है कई बार कि ये लोग कोशिश करते हैं लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलने की, क्योंकि ये है ना कि एक क्राउड मॉब मेंटालिटी होती है। वहाँ अगर मैंने बोल दिया ये हो गया, आपने हाँ बोल दी, बाकी सब मान लेंगे। तो उस मेंटालिटी का भी उपयोग, उसको भी जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश ये लगातार करते रहते हैं। पर अब वो 182, उसके बाद 150 प्लस, अब उसके बाद 121 पे आके अटके हैं। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर गुजरात में इन मानसिकता का अगर दुर्बल करने का जाता है तो वो आम आदमी पार्टी को जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का कोई खौफ नहीं वहां पे, अभी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस का कोई खौफ नहीं है, उसको सिर्फ अभी जो खौफ लगा है वो आम आदमी पार्टी का है। और जिस तरह से वो पार्टी अपना जो विस्तार कर रही है, वहां पे लोगों के मन में जगह बना रही है, और केजरीवाल लगातार जा रहे हैं। हमने वो कल देखा, वो पुलिस को बोल देते हैं कि मेरी रक्षा तो ऊपर वाला करता है, मैं तो उसी के भरोसे हूँ, आप मुझे कैद कर रहे हो, आप मुझे जाने दे रहे हो, मैं आम आदमी हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ। अब वो चीज़ जो है वो है नौटंकी, लेकिन जैसे नरेंद्र भाई के भी बहुत सारे ड्रामेटिक्स होते हैं, इनके अपने तरह के हैं। तो ये भी लोगों को छू रहा है, ये टच कर रहा है। और फिर उनके पास दो मॉडल है, दिल्ली और पंजाब का दो मॉडल है। वो बता रहे हैं कि हमने ये किया है। जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी ना कि अब संविदा कर्मियों को परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी सब। तो ये चीज़ें जो है असर करती है जब आप कुछ करके बोलते हैं। हालांकि समझ लीजिए आपने 100% वादा किया था, उसमें से आपने 60% पूरा किया, लेकिन 60% किया अगर आप उसको दिखा सकते हो तो उस चीज़ का असर जो है वो लोगों के मन पे ज़रूर होता है। तो अब ये एक बहुत सरदर्द है, बहुत बड़ा, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई गुजरात अगर हम चुनाव जीते तो गुजरात का मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की ओर से कौन होगा। तो बोले जैसे हमने पंजाब में तय किया था वैसे करेंगे, गुजरात की जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बोले बस आप तो हमको जिताओ, बस आपको आपके हम जो वायदे दे रहे हैं वो पूरे करेंगे हम। तो उस तर्ज पर वो जा रहे। तो इससे क्या कर दिया
कि वो जो सवाल आता है ना कि यार इस टीम का कैप्टन कौन है, लोकल कैप्टन तो कोई है नहीं, उस बात को पैदा होने से पहले उसका जवाब दे दिया इन लोगों ने। तो कहेंगे कि तो गुजरात की जनता हमारा कैप्टन है, वही जिताएगी, वही तय करेगी कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पार्टी सरकार बना लेगी या बना सकती है, ऐसी संभावना आज भी मुझे नहीं दिखती है। लेकिन जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, इसी प्रेशर के चलते वो जो डींगे हाँक रहे थे 182 जीत जाएंगे, फिर 150 ले जाएंगे, अब आ रहे हैं 121 पे। अब वो आगे जैसे बढ़ता जाएगा ये देखना पड़ेगा कि 121 से भी कम कर रहे हैं क्या। तो ये इंटरेस्टिंग है पूरा सिनारियो भी गुजरात का। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी थी वो कह सकते हैं कि आज 7वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का। अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरे का ये दूसरा दौरा था, जल्दी वाला, जो अभी कुछ दिन पहले, जो अभी देखा कल परसों में हमने, ऑटो वाला जो वाकया निकल कर आया। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2024 को लेकर उनकी तैयारी चल रही थी वो काफी धीमी गति से थे और निश्चिंत तौर पर बैठे थे कि कांग्रेस का ग्राफ नहीं है, आम आदमी पार्टी जो वादे करती है जनता उन्हें लाइक नहीं करेगी। लेकिन निश्चित ही तौर पर, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात में ये चुनाव होना है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर आम आदमी पार्टी वहां पर, फाइट तो कांग्रेस और बीजेपी की भी बीच देखी गई, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो सेंध लगा रही है। अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत भी इस अगर चुनाव में गिरा तो इसका खामियाजा जो है उन्हें 2024 में भी उठाना पड़ सकता है और सीधी तरीके से एक मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार अब उसका ग्राफ गिरना शुरू हो गया है और उसका चुनाव जो है 2024 में भी उसको देखने का असर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि वो अपने आप को बचाने के लिए अब क्या नीतियों का प्रयोग करेगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल साहब तो हैं, वो लगातार जो जिन वादों पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बात करना पसंद नहीं कर रही थी, अब उन्हीं वादों को लागू कर रही है। फिर उससे जुड़े हुए जो उसमें पुलिसकर्मियों की भी हम लोगों ने बात की थी पिछले कल कि अब उन्होंने एक उनका जो शपथ पत्र था उसको हटाने का प्रयास कर दिया, मतलब दावा कर दिया कि हटा देंगे। तो अभी आज भी एक मुझे पुलिसकर्मी की ओर से एक मैं अपना फोन ले लूं, मैं फोन में दिखाना चाहता हूँ। ये अभी एक मैसेज आया है, मैंने अब वहाँ क्या हो रहा है ये बताऊँ मैं आपको। वहाँ पे ये हो रहा है कि इस तरह के अब व्हाट्सएप स्टेटस जो है वो सब डाल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये मैं कोशिश करता हूँ, हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन है नरेश भाई, ये मैसेज है, ये गुजराती में लिखा हुआ है, लेकिन एक पुलिसकर्मी था, कुछ दिनों पहले आत्महत्या की और आत्महत्या से पहले उसने कुछ जो चैट दिए, कुछ जो मैसेजेस फॉरवर्ड किए थे, उसमें ग्रेड पे का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण था और अधिकारियों की ओर से जिस तरह का प्रताड़न किया जाता था वो भी उसमें लिखा हुआ था। अब इस स्टेटस को गुजरात पुलिस के हर एक कर्मचारी जो है वो अपने स्टेटस पे रख रहे हैं, अपना डीपी बना रहे हैं इसको। तो वो तो प्रॉब्लम है ही है सबसे बड़ा। अब उसके साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम ये है, वहां पे इश्यू ये है कि हर तरह से मोर्चा खुला हुआ है। ठीक है, तो अब वहां 18,000 के आसपास गांव है गुजरात में और एक एक प्रधान के पास 3-3, 4-4 गांव का जिम्मा है, तो काम तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, उनकी अपनी मांगे हैं, नियुक्तियों की मांग भी है, एट द सेम टाइम उनके अपने कुछ इश्यूज, पे ग्रेड को, उनके भी पे ग्रेड को लेकर इश्यूज हैं, वो पूरे नहीं हो रहे, तो वो भी एक तरफ मोर्चा खुल के बैठे हैं। ठीक है, एक घोषणा की गई है कि इनको भी कुछ दिया जाएगा, लेकिन ये सब क्या होता है, चुनाव के पहले के वादे होते हैं। कहा जाता है कि अभी आप चुप हो जाओ, चुनाव में हमारा सहकार दो, साथ दो, और जैसे चुनाव पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम फिर से सत्ता में आएंगे, फिर हम आपको ये वादा पूरा करके देंगे। तो अब तक जो भारतीय जनता पार्टी जब तक चली है 26 सालों में, ये इस नीति पे चली है, लेकिन किसी भी मुद्दे को उन्होंने सॉल्व नहीं किया। अब इस बार हर एक तबका जो है वो अपना अपना मोर्चा निकाल रहा है। पूर्व सैनिकों ने कल मोर्चा निकाला था, अब उसमें तो उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस के साथ, तो एक पूर्व सैनिक जो है उसमें उसको दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पे जो है उसने देह त्याग कर दिया। तो अब पूर्व सैनिक भी निकल पड़े हैं और ऐसा कोई तबका है नहीं शोभित भाई जो इस सरकार के सामने अपनी मांग रखते हुए पिछले कई सालों से लड़ न रहा हो, और उनको वायदे दिए गए, उनका कभी उन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है। तो अब इस बार हर एक तबका रास्ते पे, रोड पे, सड़क पे आ रहा है और सचिवालय तक जाके अपनी बात कर रहा है। तो आंदोलन इतने सारे खुल गए हैं, छिड़ गए हैं
कि कहाँ कहाँ जाके, जैसे उस दिन हमारी बात हो रही थी ना कि 5 मंत्रियों का एक वो बनाया है, हम लोगों ने कमेटी बनाई है कि भाई आपका काम है, अब अपना अपना विभाग छोड़ दो, आपका काम ये है कि जितने आंदोलन है सबको निपटाओ। तो निपटाने में लगे हैं, लेकिन वो निपट नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, और ऊपर से आ गए हैं ये केजरीवाल साहब, ठीक है, और वादे दे रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, अब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यहाँ कर रहे हैं, हम पूरा कर रहे हैं, हम यहाँ भी करेंगे। तो इसका तोड़ क्या निकाला जाए, वो एक बड़ा एक गंभीर प्रश्न है अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तब देखते हैं आगे कि कैसे ये 3 महीने में ये राजनीति जो है कितने रंग बदलती है और आखिरकार कौन से रंग पे स्थायी होती है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो सीधी तौर पर कह सकते हैं कि लगातार दिल्ली के मुखिया जो हैं वो गुजरात में अब वो डेरा जमाने के चक्कर में चल रहे हैं और डेरा जमाए हुए भी देखे जा रहे हैं। ऑटो वाले के घर गए और लगातार वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं और लोगों से जो है जमीनी तौर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका फायदा आम आदमी पार्टी को गुजरात चुनाव में कितना होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा है कि सरकार के वादे सिर्फ घोषणा ही रह गए। अब 14 दिन का समय दिया है गन्ना भुगतान के लिए सरकार को। उन्होंने कहा है कि अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता है तो फिर से एक बार किसान जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। और इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है। अपनी जनसभा के दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि केंद्र सरकार के वादे सिर्फ घोषणा ही रह गए और इस दौरान उन्होंने सरकार को 14 दिनों का समय भी दिया। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किए गए वादे जो है उनको वो सरकार पूरा नहीं कर रही है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गन्ना किसानों का 14 दिन के भीतर भुगतान हो। देरी से होने वाले भुगतान के लिए जो है मिल रहे ब्याज की रकम भी वसूल की जाएगी। ये बड़ा आरोप लगाया और बड़ा हमला बोला है केंद्र सरकार पर। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन से ही वो जो है विख्यात हुए थे और लगातार किसानों की मांगे जो है वो रखते हुए भी पिछले कुछ दिनों से लगातार दिखाई दे। और इसी मुद्दे पर हम जोड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी है जय शर्मा जी। जय शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे राकेश टिकैत के इस बयान को लेकर? जय शर्मा जी से संपर्क नहीं हो पाया है मेरा, अभी जोड़ने की कोशिश करेंगे इसी मुद्दे पर। और इसी मुद्दे पर हम चलेंगे हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास में कि लगातार राकेश टिकैत भी जो है अब आक्रामक रुख में देखे जा रहा है। चौतरफा भाजपा को घेरने की कोशिश जारी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। तो भाजपा के लिए जो है अब हर तरीके से जो है भाजपा के ऊपर प्रहार होना शुरू हो गए। राकेश टिकैत का भी नाम पीछे था, वो कल उन्होंने पूरा कर दिया, वो भी उनकी लिस्ट में भी उनका पहले नंबर पर नाम आ गया। क्या कहेंगे सर? अब जब चुनाव से पहले तो वादे किए गए थे ना, तो वो वादा, वही कह रहा हूँ, पब्लिक जो है, किसान इस देश का बहुत अहम तबका है, उन्हीं की मांगे जो है जो जायज है। अब गन्ना का भुगतान करना ये कोई नाजायज मांग तो नहीं है ना, ये तो जरूरी है, आपको देना पड़ेगा पैसा। और कुछ लाख करोड़ के आसपास का फिगर मैं एग्जैक्टली मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ 1 लाख करोड़ ये क्या उसके आसपास कोई फिगर ही है अभी। तो वो पैसा तो सरकार को देना चाहिए, अब वो नहीं देंगे तो आंदोलन होगा। अब देखिए, योगी जी ने दूसरी बार सत्ता हासिल की है, अनडाउटेडली उनको जो वोट मिले हैं वो ये कहा जाता है कि भाई जिस तरह से उन्होंने माफियाज को या जो असामाजिक तत्व थे, गुंडे थे, बाहुबली थे, उन सबको ठीक कर दिया, तो उस पर दूसरी बार सरकार आपकी बन गई, अच्छी बात है। पर ये सब मुद्दे जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हर बार जो है ये नहीं चलेगा। तो आपको अपनी जो अपने किसानों की जो मांग है, और देखिए राकेश टिकैत के लिए तो फिर से एक तरह का ये, क्योंकि वो किसान आंदोलन के दौरान बहुत चमक गए, एक ऐसा चेहरा बन गए जिसको देश का हर एक व्यक्ति जो है उससे जानने लगा, उनसे परिचित हो गया था। उसके बाद वो फिर यूपी चुनाव में जो जिस तरह से उनसे उम्मीद थी लोगों को या उनको खुद को, वो कर नहीं पाए उस तरह का। लेकिन फिर से उनके हाथ में ये मुद्दा है, और ये हम सब जानते हैं कि वो भी बड़े चतुर रणनीतिकार हैं, बड़े दिखते हैं बड़े एकदम देसी, लेकिन वो हैं बड़े होशियार, बड़े एकदम चतुर व्यक्ति हैं और काफी कैलकुलेटिव है। तो उनको पता है कि किस मुद्दे का कैसे उपयोग किया जाए और सरकार को कैसे घेरा जाए। तो वो निकलेंगे, अगर वो निकले उससे पहले मुद्दा हल हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग किसान जो है वो इस देश में एक चीज, मतलब दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसान का उसमें उस श्रेणी में नंबर आना चाहिए कि वो जब पकाएगा तभी तो हम खाएंगे। तो अगर वो परेशान रहा, वो दुखी रहा, तो वो तो फिर गड़बड़ पैदा हो जाएगी। तो उसको देखना बड़ा जरूरी हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए।
अच्छा, एमएसपी को लेकर सरकार ने बहुत वादे किए थे किसान को कि हम इस मुद्दे को भी खत्म कर देंगे, लेकिन एमएसपी पर अभी भी जो है बात बनती हुई नहीं दिख रही है किसानों से। क्या वजह हो सकती है? वादा तब किया था, नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर जो है इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए किसानों को घर लौटने के लिए कहा, लेकिन बात जो है अभी वहीं टिकी हुई है और इस पर कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि कोई भी रणनीति बनती हुई नहीं दिख रही है और लगातार किसान इसको लेकर अभी भी जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या वजह है जो एमएसपी पर बात नहीं बनी? वजह यह है कि नरेंद्र भाई की एक प्रकृति है, वो जिस चीज को नहीं करना चाहते वो नहीं ही करेंगे। वो 1 साल तक आंदोलन चला और उससे बहुत भारी दबाव पैदा हुआ। दुनिया में जो है इस पूरे आंदोलन की रजिस्ट्री हो गई, सबने उसको रजिस्टर किया कि ये कुछ हो रहा है, किसान सब इकट्ठा है, दिल्ली की सरहदों पर जमा है। तो एक इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि अब इससे ज़्यादा और न बिगड़े उस चीज़ को देखते हुए, और मुझे लगता है कि कुछ एक और कारण ये भी था कि ये मेरी जानकारी है, मेरे कुछ सूत्र हैं, उनसे मुझे पता चला था उस समय कि कुछ थ्रेट भी जो है उन पर एक पैदा हुई थी नरेंद्र भाई पर। तो 2-3 चीज़ों का संयोजन हुआ और उसके चलते उन्होंने अपना ये टीवी पे आके उन्होंने बोल दिया कि मैं दुख है मुझे कि मैं समझा नहीं पाया। पर इनकी प्रकृति है, जो ठानते हैं फिर वो करते हैं। अब जब तक आप उनकी बात नहीं मानोगे, ठीक है, अभी मुद्दा उन्होंने लटका के रख दिया ना, ठीक है, लटका हुआ मुद्दा है, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक वो नहीं चाहते हैं। तो ये इनकी प्रकृति है। सबसे बड़ा बिंदु जो है उस चीज़ में समझने के लिए वो ये है। तो यही है, उनकी जिद्दी प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो जो उन्होंने मन में ठाना है कि ये करना है तो यही करना है, और ये नहीं करना है तो फिर कुछ भी हो जाए नहीं करना है। बहुत दबाव आ गया, फिर भी देखिए अब वो सेक्रेटरी ने लिख के कागज दे दिया, इन लोगों ने फिर वापस चले भी गए, लेकिन अभी भी वो जो मांगे हैं पूरी वो कहाँ हुई है। तो मुझे लगता है कि वो करेंगे भी, और आंदोलन शायद हो सकता है हमको एक बार फिर से जो है बहुत बड़ा आंदोलन देखने को इस मुद्दे पर मिल जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बात यह है कि राकेश टिकैत भी है, वो किसानों की अगुवाई करते हुए देखे जाते हैं और वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो गन्ना मूल्य देने की बात हो। बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। बहुत ही जरूरी खबर है और सबसे जुड़ी हुई भी है। जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर। तो बढ़ती बेरोजगारी से बढ़ती देश के युवाओं की चिंता, ये आज हमारा मुद्दा है और यही आज हमारी खबर है। विस्तार से बात करेंगे कि 2022 का वर्ष भारत में कैसा असर जो है उसका दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी के लिए नए आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं और अर्थव्यवस्था का भी जो है कोई सुखद संदेश नहीं है, ये भी कहेंगे। जब कुछ दिनों में जो है आधा वर्ष बीत जाएगा तब इन सब पैमानों पर बात करना भी उचित होगा, लेकिन उससे पहले भी ये मुद्दा जरूरी है क्योंकि लगातार महंगाई के जो आंकड़े, अभी एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में जो आंकड़े निकल कर आए वो भी चौंकाने वाले हैं। मई 2022 की शुरुआत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल रही और एक सर्वे करने वाली कमेटी कहेंगे कि CMIEE ने एक डेटा जारी किया है और इसमें बताया गया है कि देश में बेरोजगारी दर अप्रैल में बढ़कर 7.83% हो गई, जबकि मार्च में यह 7.60% थी, यानी कि 7.83% पर पहुंच गई है 7.60 से। और अप्रैल के आंकड़े जारी करते हुए एक तरह का एक शहरी क्षेत्रों की भी बात की गई है और इसमें बताया गया है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर है वो 9.22% हो गई है, जबकि मार्च में ये 8.28% थी। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है और बेरोजगारी भी महंगाई से दुगने स्पीड में बढ़ रही है और कहीं ना कहीं युवाओं के इस तरह से 2 करोड़ की रोजगारी की बात थी प्रति साल। उसके बाद फिर ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, ठीक है। तो फिर वहाँ से पूरा एक अचानक से एक नैरेटिव चेंज हो गया कि आप पकौड़े तल सकते। भाई वो तो आप नहीं बताओगे तब भी पता है। आज आपने नहीं बताया था, उससे पहले भी लोग पकौड़े तलते थे
पूड़ियाँ बनाते थे, सब्जी खिलाते थे और धंधा करते थे, उसमें कोई नई बात नहीं है ना। तो ये तो आपने कोई नया रोजगार डिफाइन करके नहीं दिया, वो तो लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने सरकार की ओर से जो आप कह रहे थे कि हम उन संभावनाओं के क्षेत्र को खोल देंगे जहां इतनी रोजगारी पैदा हो जाए। जरूरी नहीं कि आप सरकार में ही नौकरी दें, लेकिन क्या सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिससे उद्योग को प्रोत्साहन मिले, व्यापार को प्रोत्साहन मिले। और जैसे मैं अभी एक इससे पहले वाले मुद्दे में जो मैं बोल रहा था, हम जब बात कर रहे थे, राष्ट्र संवाद कर रहे थे, मैंने कहा था नरसिम्हा राव का एक एग्जाम्पल दिया था मैंने। उस सरकार ने क्या किया? उस सरकार ने खुद नौकरियां दी क्या? नहीं, लेकिन उस सरकार ने लिबरलाइजेशन कर दिया, उदारीकरण जिसको कहते हैं, इस देश में शुरू किया। तो उसके चलते जी इस देश में जो क्षेत्र थे ही नहीं, जैसे सर्विस सेक्टर कहाँ था हमारे यहाँ पे, था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद संचार क्रांति जिस तरह से हुई, तो आपकी नीतियां अगर ऐसी हो जैसे जिससे अलग अलग क्षेत्र के जो व्यापार उद्योग हैं उसको अगर बढ़ोतरी मिले, उनको बूस्ट मिले, तो वहाँ भी बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो युवाओं को मिल सकती है। तो ऐसा कुछ होता हुआ क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो जवाब हमको ये देना पड़ रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ खास अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो काम ज़्यादातर मैक्सिमम लेवल पे जो भी चल रहा है वो रास्ते, रोड, सड़कें बनाने, सड़क बनाने का काम बड़ी तेज़ी से इस देश में हो रहा है, ये मानना पड़ेगा। अब वो जो है वो डिपार्टमेंट आता है नितिन गडकरी के अंडर और वो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? जो उस क्षेत्र से जुड़े हैं वहाँ उन लोगों को मिल रहा है। पर ओवरऑल जिसको कहें तो वो एक जीडीपी में भी हमारी जो है वो ग्रोथ, सभी रैंकिंग एजेंसी ने कहा है कि उतनी नहीं होगी, माइनस बता रहे हैं लोग। और एक तरफ 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है और दूसरी तरफ जो है हम कोरोना की जो मार हमको लगी, उस मार से उभरने में हमको इतना वक्त मिल जा रहा है हमारा कि बूस्ट नहीं हो रहा है पूरा मामला। लोग लोन पे जी रहे हैं, ठीक है, उसको चुका भी ठीक से नहीं पा रहे हैं। डिफॉल्टर्स जो हैं उसकी तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। तो अभी स्थिति में युवा जो है वो नौकरी अगर पाना चाहता भी है तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी कहीं मिलती है क्या? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। उसकी क्षमता के अनुसार या योग्यता के अनुसार, उसकी पढ़ाई के अनुसार उसको तनख्वाह मिलती है क्या? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इस स्थिति में अब 24 की हम बात कर रहे थे, तैयारियां हो रही है। अब इस मुद्दे पर क्या किया जाएगा ये हमको आगे देखना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ युवाओं से बात की थी, तो उन युवाओं का एक, उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही। हमने कहा सरकार तो कह रही है कि रोजगार हम दे रहे हैं और तमाम इश्तिहार जो है अखबारों के पन्ने में बड़ा बड़ा कि इतने लाख रोजगार जो है मनरेगा में, इतने लाख रोजगार जो है नरेगा में। तो हमने युवाओं से कहा कि हमने कहा सरकार तो कह रही कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कहाँ दे रही? तो हमने कहा अखबारों में इश्तिहार देखिए। तो कह रहे हैं आप बताइए अखबारों में इश्तिहार क्या निकलता? तो हमने कहा मनरेगा में इतना रोजगार, नरेगा में इतना रोजगार। तो कह रहे हैं हम बीटेक किए हुए हैं, हम MBA किए हुए हैं, तो हम मनरेगा में जाके हम नौकरी कैसे करेंगे? वही चीज है, अगर मेरे माँ बाप ने 5-6 लाख रुपए लगाकर हमको पढ़ाई करवाई है तो हम मनरेगा में जाकर क्या करेंगे? तो हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो बेकार है। और उसको अगर सरकार रोजगार के पैमाने पर तौल रही है तो सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी है। तो बहुत सटीक जवाब दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि मनरेगा नरेगा को भी रोजगार के तौर पर जोड़ना है? जो बीटेक किए हुए हैं, जो MBA किए हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या मनरेगा और नरेगा में जाके काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे? अगर वही करना होता तो फिर तो गाँव में रहते, वही खेत में मजदूरी करते। पिता अगर खुद की जमीन है तो वहाँ हल जोतते और काम चलाते अपना। तो फिर बाहर निकलना है उनको जरूरी था ही नहीं कोई। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जिस आपने कुछ जो पढ़ा है, क्या आपको उसके मुताबिक, आपके एकेडमिक्स के मुताबिक आपको काम मिल रहा है क्या? तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो सबसे, और वो असंतुलन पैदा करता है पूरा, आपकी पूरी व्यवस्था में इस चीज से इम्बैलेंस खड़ा होता है। और हाँ, रोजगार एक जगह मिल रहा है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया वॉर रूम में अगर आप जुड़ना चाहो तो पैसा अच्छा खासा मिलता है वहाँ पे। वहाँ शुरुआत 15,000 से होती है, मैंने सुना ऐसा। और फिर आप अगर अच्छे एक्सपर्ट कुछ हो जाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये वॉर रूम जिसको कहते हैं ये लोग सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया का, वहाँ देश के कोने कोने में ये सब खुला हुआ है और युवाओं को वहाँ पैसा दिया जाता है। और एक एक युवा, और आपको शायद पता हो या ना हो, दर्शकों को बता दूं मैं, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में इतनी सारी वेबसाइट जो एक न्यूट्रल मीडिया होने का दावा करती है, लेकिन होती है उन्हीं के समर्थकों और उन्हीं के पेड कैंपेनरों के द्वारा वो संचालित होती है।
रोजगार वहाँ जरूर है। अगर कोई उत्सुक हो और चाहे तो मेरे ख्याल से अपने किसी भी प्रदेश में कोई भी कार्यालय में जाके वो अप्रोच करे, वहाँ रोजगार मिल सकता है। बाकी मिलना जो है अभी कितना मुश्किल है, हम देख ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़े मुद्दे थे आज के कि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बनती जा रही है इस देश के अंदर, और इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। और ये खबर है कि आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर विधान भवन के बाहर धरना प्रदर्शन की बात कही थी। हालांकि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है, उनको प्रदर्शन करने की इजाजत योगी सरकार के द्वारा नहीं मिली है। और लगातार इस पर भी हम आगे के जो हमारे बुलेटिन होंगे उसके माध्यम से खबर पहुंचाने की आप तक कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि बेरोजगारी पर चुप्पी कब तक, सरकार की चुप्पी जो है बेरोजगारी पर कब तक रहेगी, और युवा इस बेरोजगारी के दंश से कब तक प्रभावित रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल पर हम आगे भी जो है लगातार चर्चा करते रहेंगे। तो फिलहाल आज हमने बात की कि दिन की 4 बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से हाजिर होंगे 12 से 1 बजे के बीच में।